गुड इवनिंग सभी को। लाइव है, क्या हाल है सभी का? बढ़िया। चलिए आइए शुरू किया जाए बिना देर किए हुए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भाई ध्यान देंगे। चलो चलो आ गए लेट में नहीं। देखा जाए, इसका आंसर बताइएगा आप लोग, कौन सा हुआ? कुछ ए कुछ सी बोल रहे हैं नहीं। देख लीजिए, सबसे पहले तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जानिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, सबको पता है। अब जैसे देखिए, अगर किसी द्विघात समीकरण का नेचर पता करना हो कि इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर पता करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। आपको पता है डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देख लो यहां पर जी, डिस्क्रिमिनांट का मान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट निकालना है। और अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो याद रखना इसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। और अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया तो इसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड अनइक्वल, जो इस सवाल में है वास्तविक और असमान। और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया तो इमेजिनरी रूट्स होता है, काल्पनिक होता है। तो यही तीन चीज है। आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकालिए, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक या विविधकर कहते हैं। और अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ गया तो वास्तविक और असमान होगा। और वही d का मान यदि 0 से छोटा हो गया तो इसका मान क्या होगा? इमेजिनरी होगा आपका। अब इस सवाल को यदि आप पढ़ोगे तो कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड इज अनइक्वल। क्या कहता है? ये रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी वास्तविक और असमान। तब कहता है बताइए p का मान कितना होगा। तो आइए ना, वास्तविक और असमान कहता है तो d का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, सेकंड नंबर वाला है ना। अब बोलिए d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है, x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? b है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है? c है। देखो a b c। अब बैठे बी स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और बी स्क्वायर माइनस 2 4ab तो 4 और a के जगह पे कितना? 2, और c का मान कितना है? p है, ग्रेटर देन 0 आपका। अब बोलिए जी, ये यहां पे हो गया कितना? 36 हो गया, 36 हो गया। और ये जो माइनस में उधर किस में चल जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 8p हो जाएगा। तो 4 से, अच्छा ऐसे करो, 36 है और 8 आ जाएगा यहां भाग में, और ग्रेटर देन p। 4 से काट दो, 9 बार में 4 से कट जाएगा 2 बार में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9/2 p से क्या होगा? बड़ा होगा। और देख लो ये चीज कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। सी कैसे मार रहे थे जी? ए ना होगा? अच्छा, तो सवाल में क्या दिखता है कि 9/2 ग्रेटर देन p। मुंह खुला है किसके तरफ? 9/2 के तरफ। तो ये आंसर होगा ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। आप तीनों लिख लीजिएगा। जिन विद्यार्थी को नहीं जानकारी है इसके बारे में वो इसको नोट कर लेंगे, यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। इसमें तीन चीजें मैंने बताया। कभी प्रश्न इस पे भी पूछ सकता है, कभी इस पे भी पूछ सकता है, कभी इस पे भी पूछ सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन में मेंशन रहता है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये भी तनी याद कर लीजिएगा कि डिस्क्रिमिनांट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विमलेश भाई कह रहे हैं सर मैथ्स को सही कैसे करें?
सर मैथ समझ में तो आ जाता है लेकिन फिर भूल जाते हैं, रिवीजन की कमी है। सवाल को लगाओ, मैथ्स का एक शेड्यूल सेट करिए कि 2 घंटे 2.5 घंटे हमको जो है ना मैथ पढ़ना है, डेली बेसिस पर आपका डेली 2-2.5 घंटे आप गणित को बनाइए, बार बार बनाइए, है ना। महीने दिन के बाद देखिएगा आप में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा आपका, महीना दिन लगेगा आपका, है ना। अगर मान लेते हैं एवरेज से आप नीचे हैं तब, है ना। एकदम डेली बनाइए, आपका सेट कर लो, 2-2.5 घंटे आपका मैथ कर लो, 2.5-3 घंटे आप जीके जीएस, मतलब जिस किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है चीजें आपका, है ना। रीजनिंग पर आपका 1 घंटे में भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन 1 घंटा करो। बहुत लोग रीजनिंग को इसी आसान समझ लेता है, एग्जाम में जाकर 2-4 सवाल फंसा देता है। एग्जाम में रीजनिंग बनाने का मतलब पूरा एकदम 100 में 100 मार दिए, मतलब 100% में 100%। आप 2-4 को छोड़ देते वही गड़बड़ा जाता है आपका। तो हल्के में किसी को ना लेना, सब पर आपका रिविजन करना है, टाइम थोड़ा सा कम बेसी। किसी का मैथ मान लेते हैं बहुत बढ़िया, तो फिर 2.5 घंटा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप 20 में 20 बना रहे हैं, 18 बना रहे हैं, 17 बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2.5 घंटा इसमें दीजिए। आप इसमें 1 ही घंटा दो, 1.5 ही घंटा दो, लेकिन रेगुलर दो आपका। और वही जो 1 घंटा इसमें बचा वो दूसरे किसी कमजोर सब्जेक्ट में आप दीजिए। तो डेली बेसिस पर आप काम करिए, तब ना बढ़िया होगा। देखिए बड़ा दिन बाद इस तरह का सवाल देखने को मिला है टेस्ट में। देखिए ना कहता क्या है, इफ a is to b दिया है, b is to c, c is to d। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है ना उसको इंटीजर में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, सिंपल है, देखो नीचे नीचे काटिए। 2 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो हमें लिखना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, है ना। हमें लिखना है a is to b is to c is to d लिखना है। तो बोलिए कितना हो जाएगा सब लोग, क्रॉस गुणा करो तो 4:3, एकदम आमने सामने लिख दीजिए ऐसे 4:3। फिर सुनिए यहां 3 से कटेगा ऐसे नीचे नीचे 3 बार में, क्रॉस गुणा करिए तो 3:5 हो जाएगा, यहां पर 3:5 हो जाएगा आपका। फिर काटिए इसको, 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में, क्रॉस गुणा करिए तो कितना 10:9 हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा आपका, 10:9 हो जाएगा। तो मैं ए बी के सामने, बी सी के सामने और सी डी के सामने लिख दिए। अब फिर इसके बाद देखो जो खाली जगह है ना उसको बगल वाले संख्या से भर दो। जैसे ये 3 है तो यहां भी हमने 3 डाल दिया, यहां भी हमने 3 डाल दिया। ये बगल में 5 है, खाली जगह को बगल वाली संख्या से भर दीजिए। ये 10 है तो यहां भी कितना 10, और यहां भी 10, और यहां देख ले 3 है तो यहां भी कितना 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। अगर इन सब में कुछ कटेगा तो आप काट सकते हैं। देखो 3 3 3 3 कट गया आपका। 5 काटो, 5 5 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब एक ही है, ये एक ही है, बस पूरे में कट जाना चाहिए। 3 3 3 इधर नहीं था, यहां कटे। 5 5 5 से 2 बार 5। अब गुणा कर दिए तो 4 दूना कितना 8, और यहां कितना 6, और यहां कितना 10, और यहां कितना 9। तो 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। हमने ये तरीके बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक नियम होता है, कुछ विद्यार्थी इसके अलावे दूसरे तरीके से बनाए होंगे, तो बस आपसे बनना चाहिए, हर तरीके बेस्ट है आपका, समझे। इसको लोग आसानी समझ सकते हैं, हमने ये चीजें बताया आपको, ऐसा नहीं कि यही एगो नियम है, अनेकों नियम है। तो ए अनुपात बी लिख दिया ए बी के सामने, फिर बी सी के सामने, फिर सी डी के सामने, और जो खाली जगह है उसको बगल वाली संख्या से भर दिया। 5 5 3 3 10 10 10। चारों में जो होगा उसी को काटना है। 3 3 3 3 खत्म। 5 5 5 से 2 बार, 5 से 2 बार। और जब कटना बंद हो जाए तो गुणा कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा आपका। बढ़े आगे, डाउट रहेगा पूछिएगा। व्हाइट शर्ट वाले भाई साहब, आप समझ रहे हैं, डाउट है आपको, शायद नहीं है। हमारी वाईफाई में तो आ रहा है कि डाउट है आपको, अब नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर है। चलिए यहां देखिए क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। देखिए जी, 7 साल बाद, है ना, 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगुना बड़ा होगा, तो V फॉर विराट और M फॉर मोहिंदर, दुगुना बड़ा होगा। विराट मोहिंदर से दुगुना बड़ा होगा, तो यहां पर आपका x हो गया और यहां पे कितना 2x हो गया, है ना।
और ये 7 साल बाद की कहानी है, 7 साल बाद की कहानी है, 7 साल बाद। ऐसे एक्चुअल में ये प्रश्न जो है ना, ये टीचर का पूछा हुआ नहीं है, ये प्रश्न आपका रेलवे का पूछा हुआ है, ठीक ना। लेकिन हमने क्या किया, इसको टीचर का बना दिया, नहीं एक ये लगा दिया ऑप्शन, एक ये लगा दिया। प्रीवियस से वैसे रेलवे का है ना। देखो टीचर का बहुत ज्यादा एग्जाम थोड़ी ना हुआ है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटा जाए तो उस तरह का नहीं, लेकिन फिर भी है, वो धीरे धीरे सब आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना रेलवे के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अब ऐसा नहीं कि सारा जो है रेलवे का ही है या फिर किसी अन्य एग्जाम का है जिसको हमने टीचर के श्रेणी में रख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं बनेगा, ये हमारा ये मानना है कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो ये चीजें हैं। सुनिए, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर का दुगना उम्र का होगा था, x तो 2x, लेकिन कब का बात है, 7 साल बाद का है, बाद का है ना, 7 साल बाद। फिर कहता है कि 5 साल पहले, अब सुनो, हमें 5 साल पीछे जाना है, तो अभी हम लोग जानते हो 7 साल आगे हैं, वर्तमान से 7 साल आगे हैं, हमको 5 साल पीछे जाना है, तो 7 और 5 12 घटाना पड़ेगा। सही बात है, प्रेजेंट से 7 साल आगे हैं, हमको प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाना है, तो 7 घटाना पड़ेगा और फिर 5, यानी कुल मिला के 12 साल घटाना पड़ेगा। तो 12 घटाएंगे मोहिंदर में से तो x माइनस 12, और विराट में से भी 12 घटाएंगे 2x माइनस 12। ये हो गया 5 साल पहले की कहानी। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, 5 साल पहले मोहिंदर, देखो x माइनस 12, ये मोहिंदर की आयु क्या है, तो विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है। मोहिंदर इक्वल टू व्हाट, तो विराट का 2/5 -1। आप रेलवे का देखिएगा सवाल, तो एज प्रॉब्लम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसमें इक्वेशन बनता है, जैसा ये बन रहा है यहां पर। इक्वेशन, रेशियो नहीं बनता, वहां पे इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन वाला सवाल होता है आपका। तो वही सवाल में से एक आपका ये है। 5 साल पहले तो इसमें से 12 घटा दिए। मोहिंदर की आयु क्या है, तो विराट का 2/5 से 1 वर्ष कम, बराबर कर दिए। अब सोल्व करके x का मान निकालो, हो जाएगा। सुनिए जी, 1 आएगा इधर प्लस में, तो कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 11, अरे प्लस में आएगा तो -11 हो गया। अब 5 जाके ऐसे गुणा होगा, यहां पर 5 जाके गुणा होगा, तो उधर क्या बचेगा, 2x माइनस 12, गुणा में कितना 2, 1 आएगा इधर प्लस में, फिर 5 जाके गुणा होगा। बोलिए, ये 5x और यहां कितना 4x, आके कट जाएगा तो कितना x। फिर सुनिए, ये माइनस का 24 और यहां कितना माइनस का 55, तो माइनस का 55 जो है उधर चल गया किसमें, प्लस। तो 55 में से 24 घटेगा, 55 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा क्या, नहीं बोलते हैं। ये 55 माइनस में और प्लस में नहीं जाएगा, 31 बचेगा, सॉरी 31 बचेगा। तो x का मान आपका 31 हो गया। अब x का मान 31 हो गया, तो कह रहा है विराट की वर्तमान आयु कितना है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 31 दूना 62 वर्ष विराट की आयु। लेकिन कब का, 7 साल आगे का, बाद आगे का। तो 7 साल बाद अगर कोई 62 साल का होगा, तो आज कितने साल का है, 55 साल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन चलिएगा, चलने के लिए कहा नहीं चल सकते हैं, तो ऑप्शनों से कम मेहनत थोड़ी ना है। ऑप्शन में जैसे इसमें ना मिला तो इसमें आएंगे, इसमें ना मिला तो इसमें आएंगे आपका। नन भी तो है, उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। नहीं, जैसे आपका कहना है विराट की आयु का 2/5, 5 से 1 ही कट रहा है, तो नन भी तो अवेलेबल है। नन नहीं रहता तो मर सकते थे। अब फिर इस पे भी बैठाएंगे, फिर 5 से ही ऑप्शन कट रहा है, फिर इस पे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे, है ना। और बैठाने पर अगर संतुष्ट किया तो उत्तर ही होगा, नहीं तो फिर नन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। रानू मंडल कहां गायब हो गई है,
कौन तो इसका गाना था जी? तेरी मेरी कहानी वाला। हाँ, तेरी मेरी कहानी है ना, ठीक है, कहानी उसी का बन गया, सही बात है। 12 सेंटीमीटर नहीं आई और वो गाना हिट हुआ तो एटीट्यूड में रहने लगी ना। नहीं, अब एटीट्यूड में तू है ना, कहते हैं ना वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए है ना, तब अब एक वो गाना बढ़िया से ठीक से चला नहीं, वो आ गया एकदम अपना रंग में है ना, तब कहानी सोडा हो गया। देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना 12 सेंट, त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 और 21 ऊंचाई है वाले बेलनाकार फ्लास्क में पानी ले जाती है। रानू जो है स्कूल में बेलनाकार बोतल में पानी ले जाती है, कह रहा पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिससे वह फ्लास्क में ले जा सकते। इसका मतलब आयतन पूछता है, जितना पानी उस फ्लास्क में अटेगा उतना ही ना पानी ले जाएगी, यानी आपसे वॉल्यूम पूछता है सिंपली। तो बोलिए जी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और व्यास 12, त्रिज्या 6, तो 6 का स्क्वायर कितना और ऊंचाई कितना 21, तो 7 से उड़ा दो कितने बार में? 3 बार में। अब 36 थी 108 और 108 को 22 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सिंपल हम कर सकते हैं 22 अठे कितना 2376, क्या गुणा कर दीजिए 2376, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 22 को 100 से गुणा किया तो 2200, अब 22 को 8 से गुणा किया 176, दोनों को मिला दिए 2376 हो गया। या फिर यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, 8 दूना 16 इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन में है ना, तो आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली यहां पर कहता है कितना पानी ले जा सकती है, तो जितना उसका आयतन है, जितना उसके अंदर की क्षमता है उतना ही पानी वो ले जा सकती है। तो पानी का आयतन सिंपली निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कहता है जी सुन लीजिए, एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक धारा के अनुकूल और बी से ए तक धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करती है ना, यानी डिस्टेंस जो है डी है, जो एक बार धारा के साथ जाती है और दूसरी बार वही डिस्टेंस धारा के विपरीत जाती है, ए से बी और बी से ए। अब कहता है धारा की गति 2 है और नाव की गति कितना है? 4 है। अब बताइए नाव की गति दिया है शांत जल में और धारा गति दिया है, अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी तो स्पीड क्या होगा? दोनों का जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में जाएगी तो धारा उसको धकेलेगा, धारा उसको सपोर्ट कर देगा, गति को बढ़ा देगा, तो स्पीड हो जाएगा 4 और प्लस 2 कितना 6 हो जाएगा। तो डी डिस्टेंस धारा की दिशा में जाएगी तो 6 चाल हो जाएगा और धारा के विपरीत जब जाएगी तो स्पीड घट जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो सुन लो, दूरी बटा चाल जाने का समय, फिर दूरी बटा चाल आने का समय, आज टोटल कितना दिया है? 4 घंटा दिया है। तो कह रहा है दूरी बताइए, तो डी का मान निकाल लीजिए। बोलिए एलसीएम कितना 6, तो यहां पर डी और यहां पे कितना 3D इक्वल टू कितना 4। आप बताइए 4D इक्वल टू 6 गुना 4, 4 से 4 खत्म, तो डी बराबर कितना 6, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है, सब लोग बना लिए थे। डी दूरी धारा के अनुकूल जाएगा तो अनुकूल में जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा चाल, अब फिर प्रतिकूल में घट जाएगा 2 हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल अनुकूल का समय और दूरी बटा चाल प्रतिकूल का समय, और दोनों समय जोड़ दिए बराबर में 4 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ गए हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पांच नंबर क्वेश्चन। हाँ, मिटाने के बाद आप सवाल को पहले समझ रहे हैं। एक नाव 4 घंटे में, मिटाने से पहले बोला करिएगा अगली बार से। एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या हो गया आपका? डाउन स्ट्रीम हो गया, धारा के साथ हो गया आपका, है ना। और बी से ए तक धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया? विपरीत हो गया आपका। देखिए बी टू ए अप स्ट्रीम इन 4 आवर, टोटल टाइम दे रखा है 4 आवर,
ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में, दोनों मिला करके। मान लिए ए से बी तक के डिस्टेंस डी था, तो डी डिस्टेंस हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो अनुकूल में स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा 2 और 4 जुटेगा तो कितना 6, और फिर यही डी डिस्टेंस वापस आएंगे तो स्पीड घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2। ये दूरी बटा चाल जाने का समय ए से बी तक, और दूरी बटा चाल वापस आने का समय जोड़ दिए, और टोटल समय प्रश्न में कितना दिया 4 घंटा। अब इसको सॉल्व करके डी का मान निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए यहां पर क्या कहता है सुनिएगा, सेब के रस और संतरे के रस के मिश्रण में सेब का रस से 20% था। प्रश्न का कहना है कि सेब का रस जो था वो 20% था, है ना। 2 मिश्रण है, पहला मिश्रण में सेब का रस था 20%। अब सुनो, 2 रसों के एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। तो बोलिए, अन्य मिश्रण में संतरा का रस 30%, तो आप बताइए 100% में अगर 30% संतरा का रस है तो बचा कितना, 70% सेब का रस होगा। तो यहां लिख दिया हम सेब का रस पहले मिश्रण में भी और दूसरे मिश्रण में भी। अरे एलिगेशन लगा रहे हैं, और एलिगेशन में तीनों का जाति समान होना चाहिए। अगर एक जगह संतरा सेब का रस लिखे तो सब जगह आपको सेबे लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह सेब एक जगह संतरा, एलिगेशन में जाति समान होना चाहिए। अगर यहां पे हम लिखे हम सेब का रस 20%, तो दूसरे का मिश्रण भी आप सेबे लिखिए। लेकिन प्रश्न में दिया है संतरा 30%, तो 100 में 30 अगर संतरा है तो सेब कितना है, 70 है। अब देखिए ये दोनों का हो गया, यहां पर मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया। अब क्या कहता है कि 2 मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण में, देखो मिश्रण है, सेब और संतरे के रस का अनुपात इतना है। बोलिए जी, अगला यहां पे क्या दे दिया, रेशियो दे दिया है सेब संतरा का। तो यहां सेब का परसेंट है, यहां सेब का परसेंट, तो यहां भी क्या लिखेंगे, सेब का परसेंट ही लिखेंगे। तो लिखो ना, अगर कोई कहेगा कि इसमें सेब कितना परसेंट है, तो 4 ऊपर और 4 3 7 कहां, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया आपका मिश्रण में सेब का रस, सेब सेब सेब। अब आपसे वही अनुपात पूछता है कि पहला मिश्रण मतलब ये वाला और दूसरा मिश्रण किस अनुपात में मिलाया गया है। एलिगेशन का काम ही तो अनुपात बताना, बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका काम हो गया। देखिए ना, अब 7 से नहीं कट रहा तो घबराइए मत, नहीं कट रहा तो अच्छा एक चीज और काम, देखो परसेंट 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 उड़ा सकते हो आप, 0 0 0 उड़ा सकते हो, तीनों जगह कुछ रहे उसको काट सकते हैं। आप देखिए ये 4/7 है, तो 7 से गुणा आप यहां कर दीजिए, 7 से गुणा यहां और 7 से गुणा यहां। अब बोलिए 7 7 कितना 49, और ये कितना 40, तो 49 में 40 घटेगा 9। अब फिर देखिए ये 40 और ये कितना है 14, तो 40 में से 14 घटेगा 26, यानी आंसर हो गया आपका कौन सा, बी नंबर हो गया। इसमें बड़ा कौन है 49, आई कितना 40, तो 49 में से 40 घटा के 9 लिखेंगे इधर, और इन दोनों में बड़ा यही होना चाहिए बीच वाला 40, और ये कितना 14, तो 40 में से 14 घटाओ 26 और इसी लकीर पे पीछे लिखते हैं। एलिगेशन में यही लिखने का तुम्हारा तरीका है, इसमें से घटा के इधर लिखो और इसमें से घटा के इसी लकीर पे पीछे लिखो। यानी हम कह सकते हैं कि पहला मिश्रण 9 के अनुपात में और दूसरा मिश्रण 26 के अनुपात में क्या किया गया है, मिलाया गया है। कहिए कुछ कहना चाहते हैं तो। मतलब फिर आंसर कैसे आएगा, ऐसा होता है। एक मिनट बता रहे हैं, है ना, जबरदस्ती मत कहिए, मैं बता रहा हूं, देख रहा हूं। सवाल कह रहा है कि मिश्रण में 4:3 हो जाता है ना, मिश्रण का रेशियो इतना हो जाता है ना। तो आपका कहना है कि
जिस रेशियो में जो दोनों का जोड़ मिश्रण होगा उसी रेशियो में इसका ई भी होगा। आप परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे जो मिश्रण बना उसमें आपका संतरा और सेब इतना है 4 3 7 के रेशियो में, तो आंसर होगा 7 से कटने वाला। 26 और 9 कितना होता है 35, 7 से कटने वाला। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, बताइए। आप दूसरे को ऐसा सवाल देखिए ना, आप जाके खुद आप जांच कर लीजिएगा, है ना। ऐसे ही गलत है, ऐसा नहीं सोच सकते, हमारा कहना है। आप कोई भी मिश्रण का बुक खोलिएगा, हमारे खोलिए ना, उसमें 10 को 20 को सवाल आपका होगा, उसमें आप जाके खुद जांच कर लेना, ऐसा कुछ नहीं मिलता है आपका। हाँ, वृद्धि तो मल्टीपल में ही होगा, तो वृद्धि थोड़ी ना हो रहा है, बढ़ का रही। तो कह रहा है कि 20% ये है, अब बाकी 80% वो है। ऐसा थोड़ी कि 20% से बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है सवाल, ये गलत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड है। आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो एक बात बताना ना, इसमें कुछ कॉमन है, एगो एक्स वाई, एगो एक्स वाई इसमें दोनों में है, तो एक्स वाई को हमने कॉमन कर लिया, तो एक्स 2 गो था, एगो एक्स बाहर निकला, एगो एक्स रह गया। और यहां पर देख लो अगले में एक्स वाई कॉमन किए, वाई 2 गो था तो एगो वाई रह गया। इसमें 1 को कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अरे कुछ नहीं, मतलब 1 तो कॉमन कर सकते हैं, इंटू में एक्स माइनस वाई। फिर देखिए, फिर x माइनस वाई इसमें और फिर x माइनस वाई इसमें, यानी फिर से एक बार इन दोनों में x माइनस वाई बाहर निकलेगा। तो x माइनस वाई बाहर निकल गया तो यहां बचा एक्स वाई, और x माइनस वाई बाहर निकला तो यहां प्लस का 1। अब देखो इसका फैक्टर मिल चुका है, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। जो फैक्टर आएगा वो किसमें होगा, गुणा में होगा। पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। कहता है कि कौन गुणनखंड है, तो देखो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाली चीज यहां पर दिया हुआ है, x माइनस वाई नहीं है यहां पर। ई भी हो सकता है बट ऑप्शन में नहीं है, ई भी हो सकता है, उसका फैक्टर ई भी है, ई भी है, दोनों फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल कौन है, एक्स वाई प्लस 1। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बस इतना ही काम इसमें करना और कुछ नहीं करना है। चलिए यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट पर क्या कहता है सुनिएगा। देखिए कहते हैं समान तल पर स्थित दो बिंदुओं से 220 मीटर ऊंचे वृक्षों के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। समान तल पर स्थित दो बिंदु से, देखिए जी ये वृक्ष है और दो बिंदु है तल पर। एक बिंदु यहां लेते हैं जो कि कितना डिग्री है, और एक बिंदु यहां लेते हैं जो कि 45 डिग्री है। किसी के मन में ये नहीं चलना चाहिए सर 45 को इधर और 30 को इधर नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। जो बिंदु टावर से जितने नजदीक होगा उतने कोण बड़ा और जितने दूर होगा उतने कोण छोटा, ये फिक्स है बात। जितने दूर बिंदु रहेगा उतने कोण छोटा बनेगा। तो इसका मतलब 30 45 में ये 30 लिखना पड़ेगा छोटा और पास वाला बड़ा लिखना होगा, ये फिक्स है, इसको आप उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि 220 मीटर जो है ना इसकी हाइट दे रखा है, 220 मीटर इसकी हाइट दे रखा है, आपका 220 मीटर हाइट दे रखा है। कहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, देख लो जी, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपसे क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब रेशियो यहां पे लिखिए, बताइए 45 डिग्री का क्या होता है 1/1। ये रेशियो याद कर लेना है सब लोग को। 45 डिग्री पर लंब है एक, तो आधार भी कितना एक, अच्छा 30 डिग्री में बोलो कितना 1/√3 हो गया। इस सभी को याद रखना है सारे विद्यार्थी को। देखो यहां पर लिख दे रहे
है ना। 45 डिग्री अगर यहां पर रहेगा तो 1 और कर्ण का रेशियो √2 होता है। अगर यहां पर 30 डिग्री रहेगा तो होता है 1 √3 2 होता है। अब अगर यहां पर अगर 60 डिग्री रहेगा तो याद रखना √3 1 और 2 होता है। एकदम रट लेना है, समझे। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो है इसी पर बनता है। एकदम रट लेना है कि 60 डिग्री रहेगा तब लंब आधार कर्ण का अनुपात कितना, 30 पर कितना और 45 पर कितना। जिनको नहीं पता है याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर सब लोग, यहां पर देखिए, बोलिए। लंब है 1 अनुपात में और 1 अनुपात का मान कितना 220 मीटर। 1 रेशियो का मान 220 मीटर है। 1 रेशियो का मान 220 मीटर है। हमसे ये वाला पूछता है यहां से यहां तक। बोलिए इसका रेशियो कितना है, तो ये कितना √3 और ये कितना, ये √3 है और ये कितना है 1 है, तो ये √3 - 1 होगा। ये √3 और ये कितना है 1, तो ये √3 - 1 होगा। तो √3 - 1 से हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमसे ये दूरी निकल जाएगा आपका। अब इसी को सॉल्व करना है तो सुन लो ना, 220 ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि √3 का मान बैठाना पड़ेगा। तो बोलिए √3 का मान सब लोग 1.732 और 1.732 में से 1 घटा देंगे तो जगह पॉइंट का 732। सुन लीजिए, ये 0 से गुणा जब होगा, ये 0 से गुणा जब होगा तो डेसिमल 1 अंक और दाहिने भागेगा। सही बात है जी, यहां पर डेसिमल 1 अंक और दाहिने भागेगा। तो हमको लगता है आंसर हो जाना चाहिए बी नंबर। इकाई अंक से पकड़ में आ रहा है। देखो 2 दूना 4 और वैसे भी देखिए 22 सते कितना 100, 1 मिनट, 22 सते 154, सॉरी देखिए 22 को 7 से गुणा करें 154, 154 से पॉइंट जब गुना होगा थोड़े सा आगे बढ़ेगा, एक एक वही है आपका। हमको 140 ध्यान में जा रहा था इसलिए 44 वाला कर रहे हैं। 22 सते कितना होता है 154। अब पॉइंट में गुना होगा थोड़ा और बढ़ेगा, तो 154 के बाद थोड़ा में यही 161 है आपका है, लगभग में दिया है। इकाई अंक मत मिलाइए। देखो इकाई अंक मिलाते हैं जहां एडजेक्ट गुना रहता है, वहां लगभग में यूनिट डिजिट नहीं मिलाया जाता है, डिजिटल सम नहीं लगता है वहां पर। आंसर हो गया। तो 1 रेशियो का मान दिया है और यहां से यहां तक √3 है और ये 1 है, तो इसका रेशियो कितना √3 - 1। √3 - 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 1 अनुपात के मान में अगर √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा 22 सते 154। अब 22 या 66 यानी 6.6 और बढ़ेगा, तो 154 और 6 कितना होता है 60.6, यानी किसके करीब 61 होगा आपका, है ना। 76 तो कभी हो नहीं सकता, 93। चलिए यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 45% एक ग्राहक को एक अतिरिक्त संतरों के साथ बेचता है, यानी 45% संतरा देता है पहला ग्राहक को और एक और देता है। फिर वह शेष संतरों का 20% दूसरे ग्राहक को और 2 अतिरिक्त संतरा के साथ बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरों का 90% एक तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी 5 संतरे बच गए। तो फल विक्रेता के पास कितने हैं? देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बिना ऑप्शन में मानना पड़ेगा आपको वहां पर, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए ऑप्शन वाला ही थोड़ा आसान रहेगा आपका, है ना। थोड़ा सा देखो ऐसा भी डाटा लीजिए जिसका 45% हम कर सकते हैं। अगर 45% अगर पॉइंट में आने लगेगा तो फिर संतरा की संख्या पॉइंट में फिर हो जाएगा आपका, यानी इसका मतलब संतरा तोड़ तोड़ कर देगा आपका, होगा कि चोइया निकाल के का हो आपका, नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं यहां पर है। देखिए 45 इसका भी पॉइंट में आ जाएगा, इसका भी पॉइंट में आ जाएगा, और इसका 45% यदि जाइएगा तो हमको लगता है कि 45% इसका बन सकता है। तो हमें ट्राई सिर्फ करना है किस पर, सी पर और नहीं तो डी पर आपका। चलो ट्राई करते हैं, सुनिए। हाला नहीं, 45% एक ग्राहक को
और एक अतिरिक्त देता है। तो बोलिए 100 का 45% कितना होगा? 45। तब 45 को दिया तब बचा क्या को? 55 को है, एक और दे दिया है तो 54 को बचा आपका, 54 को बचा। अब फिर कहता है कि फिर शेष संतरे का 20%। अब लीजिए इसका 20% करेंगे तो पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आ गया तो ये ऑप्शन छट गया। अरे एक ही को ना विकल्प रह गया, पॉइंट में कभी हो नहीं सकता, पॉइंट में रहेगा तो 5 संतरा किससे लास्ट में बच जाएगा आपका, है कि नहीं बात? तो इसका 45% यहीं पे पॉइंट बन जा रहा है, इसका यहीं पे पॉइंट बन जा रहा है। और 100 पर ट्राई करना ज्यादा आसान है 120 के तुलना में। तो 100 पर हम ट्राई किए तो 100 का 45%, 45 संतरा बेच दिया, एक और बेचा, एक अतिरिक्त देता है, यानी 46 को बेच दिया तो बचा क्या को? 54 को। अब दूसरा कस्टमर आया तो इसका 20% देता है, 54 का 20% करिए तो 10.8 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है संतरा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना? तो छट गया सी नंबर। अब 2 को डायरेक्ट वहीं पे छट गया, तो आंसर कौन होगा? डी। अब डी पे ट्राई करने का जरूरत नहीं है, वो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा आपका। अच्छा रुको ना, देख ले रहे हैं। 120 का 45% कितना हो जाएगा? तो आपका 54। एक संतरा और दे दिया, यानी 55 को दे दिया, तो 55 को दे दिया तो बचा कितना को आपका? आपका 65 को बच गया। अब 65 का 20% दूसरा को दिया, तो 65 का 20% कितना हुआ? 13, तो 13 दिया। अब फिर 2 को और दे दिया, 2 को फिर और दिया, तो मान के चलो 15 को दे दिया, तो बचा कितना? 50 को। अब फिर 50 का 90% कितना होता है? 45। 45 दिया तो क्या को बचा? 5 को। कहां पॉइंट बन रहा है? नहीं ना बन रहा है। तो ऐसे इसको बनाएंगे, जल्दी आपका होगा। एक्स में कैलकुलेशन होगा। देखिए यहां पर 10 नंबर सवाल, 800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 सही 2 बड़ा 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? देखिए जी, लाइन मेथड से बता दे रहे हैं, इजिली हो जाएगा आपका। देखिए 2 साल से ज्यादा समय है तो लाइन खींचेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे। 2 साल समय ज्यादा है तो 3 पार्ट में बांट देंगे। कि पहला साल पूरा पूरा ब्याज क्या % लगेगा? पहला साल 10%, और दूसरा साल भी कितना? 10% सालाना है। लेकिन तीसरा साल सिर्फ 2/5 वर्ष का लिखना है। तो सुनिए ना, साल का अगर ब्याज लगेगा 10%, तो 2/5 साल में कितना लगेगा? सिर्फ 4% लगेगा। सही बात है जी, ये ध्यान रखना है। हमको पूरे 3 साल का नहीं कहता है, 2 साल पूरा पूरा तो 10%, पहला साल भी 10%, दूसरे साल भी, तीसरा का साल सिर्फ 10 का 2/5 यानी 4% लगेगा। किस पे? 8,000 पे। तो लगाइए ना, बोलिए 8,000 का 10% कितना? 800, 800 और 8,000 का 4% कितना? 320। अरे 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाइए ना, 1% का मान, 1% का मान 80, 1% का मान 80, तो 4% का मान तो 4 से गुणा करो, 320 हो गया। अब फिर यहां क्या लिखते हैं? 0। क्यों? क्योंकि पहला साल का ऐसा ही बराबर होता है। फिर उसके बाद देखिए, अब लगेगा ब्याज पर ब्याज, अब लगेगा ब्याज पर ब्याज। तो बोलिए पहला 1 साल में जितना भी ब्याज बनेगा उस पर लगेगा क्या %? तो बोलिए 800 पर फिर से 10% लगेगा, तो कितना? 80, है ना? और पीछे जितना ब्याज बना है, पीछे जितना ब्याज बना है ये 2 साल में, सब पर लगेगा क्या %? 4%। तो बोलिए जोड़ लीजिए तो पहले 1680, और 1680 का 4%, तो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा दी तो 1%, और 4 से क्या किए? गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 67.2 आपका। सही बात है, गुना करिए ना, 67.2। अब हमसे कह रहा है CI/SI का अंतर बताइए, तो आप सुन लीजिए, लाइन मेथड में लाइन के ऊपर वाले को SI कहते हैं और लाइन के नीचे वाले को ही CI/SI का अंतर कहते हैं। तो खाली आप इसको जोड़ दीजिए, आपका CI/SI का अंतर निकल जाएगा। तो पॉइंट का 2 और 80 और 67 जोड़ दिए तो 100 कितना? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा आपका।
चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, बैक डेट में जितना ब्याज है उस पर ब्याज लगाते चल जाइए आपका। फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए आप लोग, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, आप समझिए। देखिए 8,000 रुपए की प्रिंसिपल है, 10% सालाना जो है ब्याज लग रहा है, तो 2.2/5 वर्ष में एसआई और सीआई का अंतर कितना होगा ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। एसआई सीआई का अंतर पूछ रहा है, तो आप देखो पहला साल पूरा है तो 10% लगेगा ब्याज, दूसरा का साल भी पूरा है तो 10% लगेगा, लेकिन तीसरा का साल पूरा थोड़ी ना है, 2 साल पूरा और 2/5 वर्ष है, साल का 2/5वां भाग है, तो ब्याज कितना लगेगा, तो 10 का 2/5 यानी सिर्फ 4% लगेगा यहां। तो आप लगाइए 8,000 का क्या परसेंट, 10%। तो किसी संख्या का 10% कैसे निकलता है, एक अंक के पहले डेसिमल बैठाने पर। कितना हुआ 800, यहां लिख दिया 10%, यहां भी लिख दिया 800, लेकिन यहां पे सिर्फ हमको 4% लिखना है, तो सुन लो 8,000 का हमको लिखना है 4%, तो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 1% का मान होता है, फिक्स है बात ये। 4% का मान पूछ रहा है, 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो 320। यहां पे 0 लिखे हम, क्यों, क्योंकि पहिलका साल का एसआई और सीआई बराबर होता है, एसआई 800 और 0 लिखे ताकि सीआई भी कितना रहे, 800 रहे, जोड़िए 800 होगा आपका। अब देखिए, अब हमको लिखना है ब्याज पर ब्याज, पिछला एक साल में जो ब्याज बना है उस पर ब्याज लिखना है, क्या परसेंट, 10%। तो पिछले एक साल में ब्याज कितना बना है 800, तो 800 का 10% बोलिए 80 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या समझते हैं, ब्याज पर भी ब्याज, तो पिछले एक साल में जो ब्याज बना है उस पर फिर ब्याज लगाइए तो 80 हो गया। अब फिर पूरा कितना है, जोड़िए 1680, इन सब पर फिर यहां ब्याज लगेगा 4%, तो 1680 का 4% भी हम लोग किए थे तो इतना आया था आपका। अब सीआई एसआई का अंतर कहता है, तो अंतर हमेशा लाइन के नीचे होता है, तो नीचे वाला जोड़ दो, यही है अंतर। अगर पूछता प्रश्न में कि एसआई बताइए तो लाइन के ऊपर वाले को जोड़ दे, अगर क्वेश्चन में कहता सीआई बताइए तो पूरा जोड़ देंगे, पूरा को क्या कहते हैं, सीआई कहते हैं। मिश्रधन पूछता तो पूरा इसे जोड़ के और 8,000 मूलधन में जोड़ते मिश्रधन हो जाता। बोलता पहला साल का सीआई कितना है तो ये वाला हो जाता, दूसरा साल का सीआई कितना है तो ये वाला हो जाता, बोलता 2/5 वर्ष का सीआई कितना है तो ये वाला आपका हो जाता। नहीं, तो लाइन में यही फायदा लाइन मेथड में कि हर चीजें जो है एक ही जगह निकल जाता है, यानी सीआई में कोई ऐसी चीज नहीं इस सवाल के लिए हो सकता है जो यहां पर नहीं है, इस सवाल के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां पर नहीं है, हर चीजें यहीं पर आपका, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये एक फायदा है इस मेथड से पढ़ने में। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग, एकदम सिंपल प्रश्न है जी। कौन सा, ये थेल्स थ्योरम है, नहीं, कहता है इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABCD पैरेलल BC, यहां पर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और जैसे ही कह दिया ऐसी आकृति में ये दोनों समांतर है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि जिस रेशियो में इधर भुजा होगा AD/DB उसी रेशियो में इधर भी होगा आपका EC होगा आपका, है ना। थेल्स प्रमेय कहता है कि जिस रेशियो में इधर होगा भुजा उसी रेशियो में इधर होगा, बशर्ते एक भुजा के समांतर यहां पर रेखा खींचना चाहिए आपको। अब यहां पे सबका मान दे रखा है, देखो AD का मान 7 दे रखा है और AE का मान कितना दे रखा है 3.5। क्वेश्चन में DB का मान यहां पे 6 दे रखा है और पूरे AC का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। तो रेशियो बनाइए ना, 7/6 बराबर उधर जी 3.5/EC, 3.5/EC, तो 3.5 से काट लो ऊपर ऊपर, 2 बार में 2 से काट लो, कितने बार में 3 बार में, तो बोलो AC बराबर कितना 3 हो गया। AC कितना हो गया 3, सिर्फ इतना, हमसे पूरा AC पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC पूरा पूछ रहा है, तो 3.5 यहां और 3 यहां, पूरा कितना हो जाएगा 6.5। ऑप्शन किस में मारेंगे हम, डी में मार देंगे। नहीं,
थेल्स प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी जितना अनुपात में इधर होगा उतना ही अनुपात में इधर होगा। तो ये वाला इसी निकल गया, इतना बटा इतना बराबर इतना बड़ा इतना। अब पूरा एसी पूछ रहा था, इन दोनों को हम ऐड कर दिए तो आंसर हमारा 6.5 हो जाएगा। हाँ हाँ, पूरे को एसी को एक्स मान लेंगे, वाई कुछ मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ गए, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। सवाल कहता है कि तीन व्यक्ति पी क्यू आर की औसत आयु 24 वर्ष है। तो एक बात बताना, पी क्यू आर 3 लोग है और एवरेज कितना है? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 साल योगफल निकल जाएगा क्या? 3 लोग का एवरेज है, 3 से मल्टीप्लाई करो, तीनों का सम हो गया। आपको पता होनी चाहिए योगफल जब निकालना है तो औसत गुणा संख्या 24 3 72। फिर कहता है पी और क्यू का अनुपात दिया है 3:2 और लसा दिया है 48, है ना? तो सुनिए, पी और क्यू का उम्र का अनुपात दिया है 3:2। अच्छा, लसा कितना दिया है? 48। तो बोलिए 48 इन दोनों का लसा है। आप बताइए रेशियो का लसा कितना है? तो 6 से भाग दीजिए, यानी एक रेशियो का मान 8 हो जाएगा आपका। लसा मसा चैप्टर में पढ़े होंगे, वहां का थोड़ा यूज है कि अगर जो संख्या का अनुपात दिया हो और उसी संख्या का लसा दिया हो तो यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, लसा में संख्या के लसा से ही भाग करते हैं, जो मिलेगा एक रेशियो का मान हो जाएगा। बोलो, एक रेशियो का मान 48 तो 8 तो 3 रेशियो का मान 24 और 2 रेशियो का मान 16। इसका मतलब P का मान निकल गया, Q का मान निकल गया, और फिर यहां पर क्या है? तीनों है, ये तीनों का मान है। तो क्या R का मान नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा R का मान? तो तीनों में से P और Q घटा देंगे तो R का मान निकल जाएगा। जोड़िए इसको, कितना? 40। अब 72 में से घटेगा तो 32 हो जाएगा R का मान। मौखिक करिए। अब आपके सामने तीनों संख्या है, 24 भी है, 16 भी है, 32 भी है। हमसे कहता है कि इन तीनों का लसा बताइए। तो इन तीनों का लसा कौन होगा? 96, जो 16 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 32 से भी कटता है। लसा इन तीनों का पूछ रहा है, तो 96 आपका हो जाएगा, यहां पर 96 हो जाएगा आपका। 8 4 12, 3 से 2 से। हाँ, ये कह सकते हैं कि 48 से कटने वाला ही आपका उत्तर होगा, है ना? क्योंकि जब दो संख्या का लसा 48 है तो जाहिर सी बात है 3 संख्या आएगा तो कहीं ना कहीं 48 का ही गुणज बनेगा आपका, है ना? तो 48 से कटने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है। और में हमारा सोच ये बिल्कुल सही है, P और Q दो संख्या का लसा 48 है। एक संख्या यदि बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसका फैक्टर खत्म हो जाएगा, फैक्टर तो रह जाएगा आपका, है ना? तो वो संख्या भी 48 से पूरा पूरा कटेगा, जो लसा आएगा। आंसर एक ही कट रहा है, उत्तर हो जाएगा आपका। बुझाया? कौन वाला मेथड, ई वाला कि वो वाला? तो आसान है जी। एवरेज दिया है कै संख्या का? 3 संख्या का। तो सम कैसे निकलता है पता है आपको? योगफल कैसे निकलेगा? 3 संख्या का औसत दिया है 24, तो तीनों संख्या का योगफल कितना होगा? 3 से गुणा करेंगे। नहीं पता था ये? पता है? नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है। सुनिए, 3 संख्या का एवरेज है, एवरेज को संख्या से गुणा कर देंगे तब जाके योगफल हो जाएगा। पूरे क्लासरूम का मान लेते हैं औसत 20 वर्ष है, ठीक ना? और जितने विद्यार्थी अगर उसकी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो पूरे क्लासरूम के सारे विद्यार्थियों का उम्र निकल जाएगा आपका। एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, योगफल निकलता है। तो P + Q + R का मान कितना हो गया? 72 हो गया। आगे पढ़िएगा तो इनमें से 2 का रेशियो दे रखा है, उम्र का रेशियो, और इन्हीं दोनों का लसा दे रखा है 48। तो आप LCM चैप्टर में जाइए, ऐसा सवाल डायरेक्ट भी रहता है, लसा रहता है और रेशियो रहता है। तो सिंपली हम लसा में, अगर लसा है तो इसके लसा से ही भाग करेंगे। 3 2 का लसा कितना? 6,
सस्पेंस में आप जी रहे हैं शायद। तो 6 से भाग दिए तो कितना हो गया 8, ये 1 रेशियो का मान हो गया, है ना। अब 1 रेशियो का मान 8 तो 3 रेशियो का मान कितना 24 और 2 रेशियो का मान 16। अब बताइए यहां पर ये एग्जैक्ट उम्र निकल गया P और Q का, और ये जो उम्र 72 दे रखा है तीनों का दे रखा है। तो आप बताइए कि अगर तीनों के उम्र में से अगर इन 2 लोग का उम्र को घटा देवे तो क्या तीसरे का नहीं निकल जाएगा, 32 हो गया। अब कहता है कि इन तीनों का एलसीएम बताओ, तो देखो वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है छोटा से छोटा जो 24 से भी कटता है, 16 से भी कटता है और 32 से भी कटता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका, है ना। नहीं तो दूसरा नंबर हमने बताया कि 2 संख्या का एलसीएम अगर 48 है और 3 संख्या का लसा पूछ रहा है और वो दोनों भी उसमें शामिल है तो 48 का मल्टीपल ही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी मार सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहां पर 13, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इस सवाल सबसे आसान है, ऑप्शन से कर लीजिए, बेसिक से सॉल्व मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑप्शंस में जो भी एंगल दिख रहा है वो सारे के सारे नोन एंगल है जिसपे मान हम जानते हैं 90, 30, 60, 45 आपका है कि नहीं बात। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसी में से आपका होगा, कोई ना कोई इसी में से होगा। तो आइए ट्राई करते हैं। यहां पर cos है और tan है और ये 2 tan और बराबर में 1 होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो 90 पर तो चांस कम बनता है। देखो 90 नहीं होगा क्योंकि 10 90 इंफिनिटी हो जाता है आपका, सही बात है। और जहां तक हमको लगता है कि 45 भी नहीं होगा क्योंकि 45 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 2 और फिर ये भिन्न, अच्छा भिन्न बन गया तो चांस बन सकता है ना। एक बार ट्राई करो यहां पर सब लोग, चांस बन रहा है, यहां पर बन रहा है, कट जाएगा, हाँ बन रहा है, यही हो गया आपका। देखो cos 45 का मान कितना 1/√2 और स्क्वायर किए तो 1/2 और माइनस का 1। आप फिर देखिए एक tan 45 का मान तो 1 1 कितना 2 और प्लस में 2, tan 45 का मान 1, 2 एकम 2, आधा में से 1 घटेगा तो हो गया माइनस का आधा, आधा में से 1 घटेगा तो माइनस का हाफ, है ना। और 2 माइनस से कितना 1, RHS के बराबर उत्तर कौन सा D हो जाएगा आपका। देखो 45 पर यहां भिन्न बन जा रहा था, बाकी उधर कहीं भिन्न नहीं बन रहा था, आंसर आपका हो जाएगा। बाकी 90 पे तो नहीं होगा, 90 पर अनंत हो गया आपका। बाकी 60 30 पे भी आप जांच करके देख सकते हैं। सोल्व करने से बेहतर है कि ऑप्शन जांच करेंगे आपका। कहिए कुछ कहना है तो चलिए देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर सुनिए, कुछ ऐसा वैल्यू आप रखो ABC का जिससे कि ये 0 हो जाए आपका, कुछ ऐसा वैल्यू रखिए जिससे कि 0 हो जाए। तो A बराबर 1, B बराबर 1, देखिए 1 और 1 रखेंगे तब ना 1 1 2 माइनस 2 कितना 0 और C बराबर 4 पुट कर दीजिए। देखिए ना यहां पे देख के हमने लिखा है, ऐसा नहीं कि देखिए यहां पर ABC का ऐसा मान सोचो जिससे कि 0 पुट जाए आपका। तो A का मान 1 रखे, B का मान 1, तो 1 1 2 माइनस 2 0, फिर B का मान 1 और C का मान 4, तो 4 और 1 5 माइनस 5 0, C का मान 4 और 1 का मान 1, तो 4 1 5 माइनस 5 0, 0 बराबर 0। सोचिए थोड़ा सा माथा पे जोर दीजिए ना, इसको देखिए, इसको निहारिए और वहां पे सोचिए ABC का मान हम क्या रख सकते हैं। तो 1 1 4 पर चीजें क्या हो रहा है सेटिस्फाइड कर जा रहा है आपका, ठीक ना। अब हमसे जो पूछ रहा है उसमें बैठा देंगे। देखो अंडर रूट B प्लस C, तो जोड़िए कितना 5 और पावर A का मान कितना 1 और C प्लस A, तो 4 और 1 5, पावर B यानी 1 और माइनस का 1, तो 5 5 10 में से 1 घटा 9 9 9 9 का वर्गमूल 3, आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका, है ना। तो वैल्यू पुट करके इस तरह के सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। वैल्यू हमारा वही है जो पुट करना है आपको, उसी पर संतुष्ट कर रहा है। आइए प्रश्न संख्या हम 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम 15 पे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है इफ इतना इक्वल टू K देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K प्लस 1/K, ठीक ना।
ठीक ना, ये चीज आपका है। k प्लस 1/k का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट वे में अगर हम 3 से भाग दे तो उससे क्या फायदा होगा, कॉफिशिएंट तो अलग अलग है। फिर ऐसे करिए इसको, हाँ सही बात है, वैसा ही करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए। के क्यू को आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए, सही बात है, ताकि क्वाड्रेटिक हमारा बन जाए। के क्यू को हम क्या किए, एक्स मान लिए। आप बैठाइए 8 और के क्यू को एक्स माने, पावर 3 को माने एक्स, पावर 6 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में 15 एक्स हो जाएगा और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या करिए, एक्स का मान निकालिए। क्लियर है, यहां से एक्स का मान निकालिए। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब एक्स का मान हमको निकालना है, तो बताइए एक्स का मान कैसे निकलेगा। देखो हम तरीके बता रहे, सुनिए। आप बताइए 8 और -2 का प्रोडक्ट, माइनस का और -16 का, ऐसा दो फैक्टर सोचो आप जिसको जोड़ने घटाने पर प्लस का 15 आता हो, प्लस का 15 आता हो तो कितना हो जाएगा जी, प्लस का 16 और माइनस का 1। सही बात है, देख लीजिए 16 और माइनस से गुणा करिए तो -16 और 16 में से 1 घटेगा तो प्लस का 15। ये क्वाड्रेटिक तोड़ने का शॉर्ट तरीके मैं बता रहा हूं आपको, समझे। ये तरीके पहले बढ़िया सीखना है, फिर अभ्यास करना है, तो बड़ा जल्दी पकड़ में आ जाएगा क्या मान होना चाहिए। फिर से एक बार, क्वाड्रेटिक यदि तोड़ना है तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होगा उसको गुणा करो। ऐसा दो फैक्टर सोचो, ये बुझौनिया की तरह है, जिसको जोड़ने घटाने में प्लस का 15 आता हो, तो थोड़ा माथा लगाइए। 15 और -1 में टूटेगा, 16 में से 1 घटेगा तो आपका 15 और गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब सुनो, हमको x का मान लिखना है, x का मान लिखना है, तो कैसे लिखाएगा, तो जिसमें तोड़े आप उसके चिन्ह को बदल दीजिए। आप क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। तो बताइए इसका चिन्ह बदलेंगे, बोलते नहीं है, -16 और प्लस का 1, और जितना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहेगा उससे भाग कर देंगे। यही जो है एक्स का मान आ गया। अगर आप इस समीकरण को तोड़िएगा ना तो इतने आएगा, -2 और प्लस का 1/8 आएगा। ये फिक्स है बात। जिसमें टूटेगा उसका चिन्ह बदल के लिख दो, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और जितना कॉफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का उससे भाग कर दो, वही एक्स का मान हो गया। अब देखिए आपसे धनात्मक मान पूछता है, धनात्मक मान, धनात्मक मान पूछता है, तो आप ही बताओ क्या -2 को लीजिएगा, ये माइनस में आ रहा है, किसको लेंगे, प्लस का 1/8। अब बोलो x आपने क्या माना था, KQ, तो KQ का मान 1/8। देखो यहां पर KQ बराबर 1/8, तो आप बताइए K बराबर 1/2, K बराबर 1/2 आ गया, K बराबर 1/2 आ गया। अब देखो इसका मान लिखना है, तो K बराबर हो गया 1/2 और ये 1/K यानी उलट देना है 2। अब मिला देंगे तो आंसर कौन सा, 2.1/2 हो जाएगा। बढ़िया सवाल है जी, ध्यान रखिएगा। कि कॉफी ऐसे तो एक तरीका ये भी होता है के क्यू से भाग देंगे, लेकिन कॉफिशिएंट उस तरह का है कि वो नहीं करने दे रहा है आपको, है ना। क्या बोले, हाँ टीचर वाला सवाल ये पूछा हुआ प्रश्न है। टीचर में यही सब 9वीं 10वीं हम लोग चलिए जी, ये मास्टर वाला ही है, कह रहे मास्टर वाला है मास्टर वाला ही है। देखिए
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। ई थोड़ा सा देखो, इस पे आप हमको इतना बताने में समय लगेगा, इसको जितना अभ्यास करिएगा ना उतना जल्दी क्वाड्रेटिक टूटेगा। और ये सिर्फ किसी स्पेशल एक चैप्टर में नहीं आएगा, ये पूरे गणित में कभी भी क्वाड्रेटिक आ सकता है आपका, है ना। और तोड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है, बस बढ़िया अभ्यास करिए आप यहां पर। चलिए आगे बढ़ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा प्रश्न संख्या 16 हो गया। देखो इसी साल का ये है, कह रहे एक रेखा जो बिंदु 3, 5 से गुजरती है तथा रेखा x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 के लंबवत है, तो कह रहा है उसका समीकरण कितना है। देखो एकदम सिंपल बात है। सबसे पहली चीज तो बहुत सारी बातें यहां पर है, जैसे एक पॉइंट अगर दिया हुआ है, इसको धड़ धड़ पहले लिखिए, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई कह देगा कि इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होता है माइनस ए बाई बी होता है। याद रखना है x का कोफिशिएंट a है जिसको माइनस में लिखना है, और y का कोफिशिएंट b है इसको बटा में लिखना है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा उसका स्लोप माइनस ए बाई बी होता है। स्लोप का मतलब होता है ढाल या ढलान, जो कि माइनस ए बाई बी होता है। दूसरा नंबर आपको यहां पर देखना है, दूसरा नंबर आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे देखो एक लाइन ये है जिसका स्लोप है m1, मान लेते हैं स्लोप को m से दिखाते हैं, और ये दूसरा लाइन है और इसका जो स्लोप है वो है m2, और दोनों क्या है, लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना है m1 गुना m2 बराबर माइनस का 1 होता है, समझे। m1 गुना m2 बराबर माइनस 1 होता है, ठीक है। m1 गुना m2 बराबर माइनस का 1 होता है। तब इतना से आप यहां पर आंसर पहचान सकते हैं क्या होना चाहिए। पहले तो लाइन का स्लोप आपको आना चाहिए निकालना, जो कि माइनस ए बाई बी होता है। तो बोलिए जी, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, तो माइनस, और बोलो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब कितना है 1, अब बाई बी, बी वाई का कोफिशिएंट कितना 5, तो इस लाइन का स्लोप हो गया माइनस 1/5। जो प्रश्न में लाइन दे रखा है उसका स्लोप निकाले ये वाला फॉर्मूला से, तो माइनस का 1/5 आया। लेकिन हमसे कहता है कि वो रेखा बताओ जो इस पर लंबवत है, तो लंबवत रेखा का स्लोप कितना होगा, बोलिए। इसका स्लोप है माइनस 1/5, है ना, तो लिखिए इसे माइनस 1/5 इसका स्लोप। अब मान लिए कि लंबवत रेखा का स्लोप m2 है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो पहला लाइन का स्लोप, दूसरा का निकालना है तो m2 का गुणनफल कितना होता है हमेशा -1। ये माइनस से माइनस खत्म, तो m2 इक्वल टू कितना 5 हो गया। यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकल के आ गया 5। यानी आंसर वो होगा जिसका स्लोप कितना होगा 5 होगा, और बिंदु 3, 5 से गुजरती है, मतलब 3, 5 उसको संतुष्ट करेगा। जो रेखा जिस बिंदु से गुजरता है वो उसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि x के जगह पर 3 डालो और y के जगह 5 डाल दो, अगर 0 आ गया तो समझो संतुष्ट कर गया। अब चुनिए यहां पर, अगर ऑप्शन से करना है तो यहीं पर, नहीं तो फिर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेसिक चलिएगा तो इक्वेशन का, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, मत लगाइए उसको, छांट लीजिए यहां पर। देखिए स्लोप निकालो, किसका 5 आ रहा है, तो -5 बटा -1 ए नंबर में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है ना। तो ए में आ रहा है स्लोप कितना, इसका स्लोप क्या है 5 आ रहा है, करिए ना -a यानी -5 बटा -1, माइनस माइनस कट गया 5 हो गया। तो ऐसा नहीं कि आंसर मार देना है, नन भी देखो यहां तैयार है। इसको आंसर तब मारेंगे जब x का मान 3 और y का मान 5 रख के जांच करेंगे। अब अगर संतुष्ट कर जाएगा तो 100% आंसर होगा, नहीं किया तो फिर सीधे नन को मार देंगे। चलिए 3 रखिए तो 5 दिए कितना, और y का मान रखो 5 और -10, तो 15 - 5 10 -10 संतुष्ट कर गया, तो आंसर कौन सा ए हो जाएगा आपका। तो ये सब याद रहना चाहिए आपको, समझें कि स्लोप कैसे निकलता है, और पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का गुणनफल -1 होता है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूला से इसका स्लोप निकाला,
फिर m1 गुना m2 बराबर -1 किया तो m2 निकल गया, यानी इसका लंबवत रेखा का स्लोप निकल गया। अब उसी का समीकरण पूछता है, देखिए कौन सा समीकरण का स्लोप इतना आता है, फार्मूला ई लगा लगा करके। तो 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए का ही आता है। तो हम कंफर्म होने के लिए x का मान 3 और y का मान 5 इसमें बैठाएं तो संतुष्ट भी कर गया। इसका मतलब ऐसा रेखा है जिसका स्लोप ये है और ऐसा रेखा है जिससे गुजर भी रहा है, तो उत्तर आपका यही हो जाएगा। कहिए कुछ कहना चाहते हैं तो। ये सब देखिए आप लोग याद करिए, तो जानते हैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछ देगा, ये सब याद नहीं रहेगा तो कोई उम्मीद मत करिएगा, फिर सवाल नहीं होगा आपसे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका परिभाषा ही अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री का अलजेब्रिक रूप है ना, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा ना तो उसमें खाली जो है अलजेब्रा जैसा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला आपका हो गया। जितना आप पढ़ते हैं कोई कोऑर्डिनेट का सवाल देख लो, उसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा सब अलजेब्रा जैसा आपका रहेगा, है ना, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म ही है ज्योमेट्री का वो, तो सब याद रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ गए, यहां पर बढ़िया सवाल है। 52 ताश की एक गड्डी में से 2 ताश यादृच्छ खींचे जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, खींच के फेंक दिया। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगा? आया है किसी का? 11/9/50 देख ले रहे हैं, हमको लगता है कि कुछ और आएगा, देखते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सोचना बहुत गहराई से है ना, और कुछ विद्यार्थी सोचे होंगे मैं भी वहां पर, या हो सकता है किसी का सही भी हो जाए कि हम आंसर नहीं निकाले है ना, लेकिन देख रहे हैं हम सवाल पढ़ के कि थोड़ा डेप्थ में सोचना है चीजों को। आपका सवाल में कह रहा है कि 52 गो आपका टोटल कार्ड है और 2 गो कार्ड निकाल के फेंक दिया जाता है। सुनिए बचा कै गो? 50 गो, 50 गो बचा आपका। अब देखो 2 गो जो फेंक रहा है उसमें 4 संभावना बन रहा है। 2 गो कार्ड जो फेंक रहा है उसमें 4 चीजें हैं, है ना। हो सकता है 2 गो कार्ड में इक्का निकलने का प्रायिकता पूछ रहा है, तो हो सकता है 2 गो कार्ड में दोनों का दोनों इक्का फेंक दिया होगा, संभावना बन रहा है ना। या हो सकता है कि एक गो इक्का फेंका होगा और दूसरा नहीं फेंका होगा। या हो सकता है कि पहला कार्ड इक्का नहीं होगा, दूसरा कार्ड इक्का होगा। या हो सकता है कि जो दोनों कार्ड फेंका हो दोनों में से इक्का ना हो सकता है ना। ये 4 संभावना यहां पर बनता है, कुल मिला के 4 संभावना बनेगा। इधर लिखते हैं, कुल मिला के 4 संभावना बन रहा है और चारों संभावना का प्रायिकता 4 गो होगा। फिर सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब जाके हमारा उत्तर होगा इस तरह के प्रश्न, है ना। क्योंकि 2 गो कार्ड फेंक रहा है और कौन फेंक रहा है कुछ अता पता नहीं है। 52 गो में 2 गो बस फेंक दिया तो संभावना 4 गो बनता है। या तो दोनों इक्का ही फेंका होगा, या फिर पहला इक्का दूसरा कुछ और कार्ड, या फिर पहला कुछ और दूसरा इक्का, या फिर दोनों इक्का नहीं फेंका होगा। आप कै गो कार्ड खींच रहे हैं? 1 गो, तो प्रायिकता क्या होगा? तो सुनिए यहीं पे लिखते हैं इसका सैंपल स्पेस कितना? 50। एक कार्ड खींचना है तो 50C1, 50 से बच गया 2 को फेंकने के बाद, है ना। 50C1 इसका मतलब कितना? 50। 50 में से एक कार्ड खींचने का तरीका 50 होगा आपका। अब सोचो जरा क्या प्रायिकता है कि वो कार्ड इक्का का होगा। तो सुनिए अगर 2 गो अगर इक्का फेंक दिया होगा तो इक्का उस कार्ड में कै गो बचा? 4 गो इक्का होता है। 2 गो इक्का फेंक दिया तो 2 गो नहीं इक्का बचा होगा, तो कह रहे एक इक्का खींचने की प्रायिकता क्या है? 2C1 and 2, 2/50, इसका मतलब 1/25, या फिर उसको भी छोड़ दीजिए। ये प्रायिकता हो गया। जब 2 गो कार्ड फेंकेगा तब बचेगा 50 गो कार्ड में कै गो इक्का? 2 गो, तो इक्का खींचने की प्रायिकता 2/50। अब अगर 1 गो इक्का फेंकेगा तब बचेगा इक्का कै गो? 3 गो, तो एक कार्ड खींचने का प्रायिकता 3/50, और यही प्रायिकता यहां भी होगा 3/50। और यहां पे देख लो अगर एक भी इक्का नहीं फेंका है तो 50 गो कार्ड में चारों इक्का बचा हुआ है, तो एक इक्का खींचने का तरीका 4/50। अब इन सबको क्या 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 करेंगे हम?
जोड़ देंगे। या का केस बन गया, या तो ई घटना घटा होगा, या तो ई घटना घटा होगा, या तो ये घटना घटा होगा, या तो ये घटना घटा होगा। फिर सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़िए 4 और 3 और 7 3 10 और 2 12/50 आएगा। काटेगा 2 से कितने बार में, जोड़िए एक बार, 4 3 7 3 10 2 12, ठीक है। तो 6/25 हमारा आंसर नन, आपका नन हो रहा है। क्या बोले फिर से एक बार, एक मिनट, थोड़ा सा ये सोचनीय विषय थोड़ा है। करे 50 ताश की एक गड्डी में से 2 ताश यादृच्छ निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, तो शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है? या तो दोनों इक्का होगा या एक वो इक्का होगा। पहला दूसरा पर यहां पर तो कोई ये नहीं होना चाहिए। पहली बार इक्का, दूसरी बार इक्का। नहीं जानते हो, आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, 9 होगा आपका। एगो को हटा दीजिए, बात बराबरे हो गया। खास करके हम लोग जब पासा में ये चीज का प्रयोग करते हैं, पासा में 1 इधर और 6 इधर, तो 6 इधर और 1 इधर वो अलग घटना हो जाता है। आखिर तो एक को नहीं का निकल रहा है, यहां भी है ना। एगो को काट दीजिए यहां पर, कौन को समझे? हाँ, मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए, है ना। डाइस में ऐसा कुछ होता है, कार्ड में नहीं होगा आपका। देखो 2 गो कार्ड यदि हम फेंक रहे हैं तो 3 घटना घटेगा, 3 घटना। या तो दोनों इक्का फेंका जाएगा, नहीं तो एक इक्का फेंकाएगा, नहीं तो एक भी नहीं फेंकाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार इक्का फेंकाएगा दूसरा बार नहीं फेंकाएगा, या दूसरा बार फेंकाएगा पहली बार, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आंसर यहां पर जानते हो थोड़ा सा एरर है। आंसर यहां पर 2 और 3 5 और 4 कितना, 9/50 ही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, ये सही है। 3 ही संभावनाओं का, 2 गो ताश का ये कार्ड फेंक रहे हैं, तो या तो दोनों इक्का फेंकाएगा, या तो एक वो इक्का फेंकाएगा, या फिर नहीं फेंकाएगा। यही 3 संभावना बनेगा। ये नहीं कह सकते कि पहली बार फेंकाएगा दूसरी बार नहीं। अगर मान लेते हैं पहली बार फेंका दूसरी बार नहीं, या दूसरी बार फेंका पहली बार नहीं, तो मतलब तो यही हुआ कि एक कार्ड फेंका रहा है इक्का आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर कर लीजिए। 9/50 सही जवाब होगा हमारा। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 18 नंबर सवाल देखिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया, और आपसे क्या पूछता है, माध्यिका। बढ़िया सवाल है। आप याद करिए, 1-2 सेट पहले हमने माध्यिका का फॉर्मूला आपको दिया था, है ना, पूछा गया है डायरेक्ट आपका। यहां पर माध्यिका पूछ रहा है, तो देखिए ना, माध्यिका हम निकाल सकते। थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल लिख लिया इधर, इधर हम फ्रीक्वेंसी लिख लिए। बोलो जी क्या है, 0 से थोड़ा सा सीधा पड़ेगा ना, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। काहे के लिए आगे बढ़ाइएगा। देखो CF संचयी बारंबारता लिखना है, तो संचयी बारंबारता लिखने का तरीका क्या है कि पहला वाला ज्यों का त्यों 2, आप फिर जोड़िए 2 4, आप फिर 6 7 13 9 22, अब 22 और 10 32 और 12 44 और 6 50 आपका हो गया। सीखिए, बारंबारता से हम संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, तो ये सेम होगा। आप फिर ऐसे क्रॉस जुटेगा, 4 2 6 7 6 13 9 13 22 10 22 32 12 32 44 और 6 44 50, क्रॉस जोड़ते चल जाते हैं। पहली बार सेम, फिर क्रॉस जोड़ते चल जाइए। इसको कहते हैं CF यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता का प्रयोग होता है, इसलिए हम संचयी बारंबारता पहले से निकाल लिया। अब देखो यहां पर माध्यिका का फॉर्मूला होता है, बताइए जी, याद तो आप लोग किए होंगे। L + N/2 - CA/F × H होता है। ये फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए, है ना। आपका मास्टर वाले में, है ना, ये फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट हूबहू, हमने दिया था 1-2 सेट पहले। आपका मोड का पूछा है, मीडियन का पूछा है, सीधे फॉर्मूले में पूछ दिया है। 4 को ऐसा लिख के पहचानने के लिए कह दिया, बताओ कौन सही है, तो याद रहेगा तभी पहचानिएगा आप, तो याद कर लेना है सब। अच्छा सुनो, अब
सबसे पहले इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा, इस पे मान बैठाने से पहला एक और काम है, माध्यिका वर्ग पहचानना। माध्यिका वर्ग पहचानना। और याद करो, एक सवाल हम पीछे के सेट में भी बता चुके हैं कि निम्नलिखित में से माध्यिका वर्ग कौन है। खाली इतने पूछता है कि माध्यिका वर्ग कौन है निम्नलिखित में से, पहचानने को खाली देता है। बहुलक वर्ग कौन है ऐसे बोल देता है। तो माध्यिका वर्ग पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सुनिएगा। सबसे लास्ट वाले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया, 50। अगर कोई बारंबारता को जोड़ेगा तो भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। बारंबारता का योगफल और लास्ट वाला CF दोनों बराबर है, तब समझो लिखा हुआ आपका सही है। तो बोलिए जी, n बराबर 50 आ गया, बारंबारता का योगफल। अगर माध्यिका वर्ग पकड़ना है तो बटा 2 करते हैं, n/2 करते हैं। क्या करते हैं, n/2 करते हैं। कितना n/2 हुआ, 25 हुआ। n/2 25 हुआ। अब आपको देखना है कि 25वां पद किसमें होगा। तो 25वां पद किसमें होगा, इसमें होगा। यही हो गया माध्यिका वर्ग। आपका ये कैसे, तो सुन लीजिए। यहां पर संचयी बारंबारता का नाम क्या है, सो सुनिए। देखिए, संचयी बारंबारता यहां कितना लिखा है, 2। मतलब इसका मतलब ही हुआ कि पहला पद से दूसरा पद तक इसमें होगा। यहां 6 लिखा है, यहां 2, यहां 6। तो 2 के बाद जाइए, तीसरा पद से छठा पद इसके बीच होगा। 6 के बाद जाइए, 7वां पद से 13वां पद इसके बीच होगा। 13 के बाद 14वां पद से 22वां पद इसके बीच होगा। 22 के बाद 23वां पद से 32वां पद इसके बीच होगा। और n/2 का मान कितना आया, 25। तो 22 के बाद 23वां से 32वां, यानी 25वां भी इसी में आएगा। तो यही हो गया माध्यिका वर्ग। पहचानने का तरीका हमारा यही है। अब देखो, माध्यिका वर्ग पहचान में आ गया। इसमें जो छोटा वाला रहता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट L। L का मान कितना बैठा देंगे, 40 प्लस n/2 हो गया 25। अब माइनस CF संचयी बारंबारता। तो देखो, संचयी बारंबारता हमेशा माध्यिका वर्ग से पीछे वाला लिखा जाता है फॉर्मूला में। ये माध्यिका वर्ग है तो पीछे वाला संचयी बारंबारता कितना, 22। पीछे वाला लिखना होता है तो 22 अब बटा में F फ्रीक्वेंसी। तो बोलिए, संचयी बारंबारता, सॉरी, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता 10, तो वही F की जगह पे यहां लिखते हैं। और गुना में H का मतलब होता है अंतर। 0-10 में कितने का अंतर, 10 का। 10-20 में 10 का अंतर, 10 का अंतर। H मतलब हो गया क्लास साइज, वर्ग अमाप, अंतर को कहते हैं। अब सुनिए, 10 से 10 खत्म, तो यहां हो गया 40। अब 25 में से 22 घटेगा 3, आंसर कितना, 43। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। समझे। तो सब फॉर्मूला, ये सब सवाल एग्जाम में जानते हैं कब बनेगा, जब थोड़ा अभ्यास बढ़िया रहेगा आपका, नहीं तो टाइम लग जाएगा आपका। बनेगा लेकिन समय लग जाएगा, इसलिए अभ्यास किया करिए। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला के साथ एकदम ही फारे फार याद करना है कि CF का होता है। तो CF होता है माध्यिका वर्ग से पहले वाला। अब CF यहां पर आपके सामने 5 गो 7 गो है। अब पता नहीं रहेगा कौन CF लेना है, तो वहां भी समस्या हो जाएगा। फॉर्मूला याद होने के बाद भी आपका, है ना जी। ये भी ध्यान रखना है कौना वाला CF, तो माध्यिका वर्ग के पीछे वाला। रोज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 2-4-5 दिन हम दे देंगे इसको, है ना। रोज संभव नहीं, रोज फिर कहां जाएगा सवाल। गणित बहुत ज्यादा है, तनी मनी गणित है ना। अगर आप 2-3 दिन कर लेते हैं तो सीख जाएंगे। सीखने के लिए तो आज ही सीख गए होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। बस इसको आप थोड़ा घर पे जाके ध्यान दीजिए। देखिए जी, एकदम हलवा सवाल है। कहता है A और B एक काम को 10 दिन में, B और C कितने दिन में, 15 दिन में, और A और C कितने दिन में, 20 दिन में, है ना। तो बताइए 10, 15, 20 का एलसीएम, 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तीय 60, है ना जी। आप कहता है B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो B का समय निकालना है तो 60 में, जो कि टोटल वर्क है, B की क्षमता से भाग देंगे। मैंने यहां पर है थोड़ा B की क्षमता निकालना कैसे निकलेगा। तो सुनिए, 6 4 10 3, तो 13 जो मिला, 6 4 10 3, 13 जो मिला किसका मिला, ऊपर वाला जोड़िए। तो ऊपर वाला जोड़िएगा तो 2 गो A, 2 गो B, 2 गो कॉमन करिए, और 2 से काट भी दीजिए इसको।
इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी 6.5 है, हुआ ना। हमको किसका चाहिए? बी का। तो ऐसा करो, ए और सी का घटा दो। अगर ए बी सी में से अगर हम ए और सी का घटा देंगे तो बी का नहीं निकलेगा। तो बोलिए ए और सी का कितना है? 3। तो ए बी सी का है 6.5 और ए और सी का कितना है? 3। तो अगर घटा देंगे तो बी का कितना निकलेगा? 3.5। 3.5 तो 3.5 यानी 7/2 से आप भाग कर दीजिए यहां पर। तो 2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 120/7। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सही बात है, बोलिए। जैसे ये 10, 15, 20 दिया हुआ है, एलसीएम समझ रहे हैं 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 30 60। एलसीएम को टोटल वर्क कहते हैं और प्रश्न कहता है यही टोटल वर्क बी कितने समय में करेगा। तो टोटल वर्क 60 में बी का समय पूछता है तो बी की क्षमता से भाग देंगे, है ना। अब बी की क्षमता निकालना पड़ेगा कि 7/2 आया कैसे। तो सुनिए, इसको जोड़िए, 6 4 10 3 13। इसी को क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। और किसका है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी का। तो इसको पूरे को जोड़िए आप। तो जोड़िए, कहते हैं ए 2 बार जुटेगा, बी 2 बार और सी 2 बार जुटेगा, यानी 2a 2b 2c, 2 को कॉमन कर लिए तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। 2 से काट दिए 6.5 बार में। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6.5, हमको सिर्फ बी का चाहिए था, ए और सी का घटा दो। तो ए और सी का कितना है? 3। 3 घटाएंगे 3.5 मिला, 3.5 से भाग कर दिए। आइए आखिरी सवाल हमारा, देखिए जी, कहता है क्या है? ए बी के 120% के बराबर है। देखो ए है और यहां क्या है? बी है। ए बी का 120% है, इसका मतलब अगर बी 100 है तो ये कितना है? सिंपल, ए बी का 120% है। ऐसे काट दिए तो कितना हो गया? 6 और 5। तो कहता है बी यानी कितना? 5। ऊपर लिखना है ए और बी का, तो ए और बी कितना है? 11। नीचे लिखना है कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा जी? 45.5/11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे अगले क्लास में। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे। किसी गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे। किसी विद्यार्थी को अगर फाउंडेशन मैथ करना है, आपके किसी मित्र को या आप में किसी को, तो कल से 9 से 10 नया बैच शुरू हो रहा है ना। पहले जो है 2-3 क्लास लिए हैं, बेसिक लिए हैं, है ना। बाकी रेशियो कल से शुरू हो रहा है आपका। मुख्य रूप से कल ही से बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 से 10। भाई कुछ